हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो फिर कल की क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद मैंने बोला था कि अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो आज लगभग 50 क्वेश्चनों की जो क्लास रहने वाली थी, उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं और अपनी इसी बेला को आगे बढ़ाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है अपना, भारत को सेक्युलर राज्य कब घोषित किया गया? जो दोस्तों भारत था उसको सेक्युलर राज्य कब घोषित किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है 1950 में, 1976 में, 1971 में और 1947 में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में भारत को क्या किया गया था? सेक्युलर राज्य घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है अपना दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखा है 1960 में, 1975 में, 1982 में, 1991 में। तो दोस्तों इसका कहीं ना कहीं राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, सीएजी का कार्यकाल कितना है? मतलब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसमें ये पूछा है जो सीएजी है उसका अधिकतम कार्यकाल यानी अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? जो सीएजी होता है, सीएजी दोस्तों उसे बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसे शॉर्ट में इंग्लिश में सीएजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो अधिकतम कार्यकाल है या जो अधिकतम आयु है वो 65 वर्ष की आयु है। जो सीएजी होता है वो 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर रिटायरमेंट दे दिया जाता है उसे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अपना, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? दोस्तों जो लोकसभा थी उसका पहली बार गठन कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है 1951 में, 1952 में, 53 में और 1960 में। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। लोकसभा का गठन कब हुआ दोस्तों? 1952 में। ठीक है दोस्तों, ये डेट अपने को ये जो 17 अपने को याद रखना है। प्रथम बार लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है अपने से, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों अपना भारत देश है, उसमें कितने उच्च न्यायालय हैं? देखो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बता दूं, वैसे संविधान में ये नियम था कि मतलब जो हर एक राज्य है उसके लिए अलग से उच्च न्यायालय होगा और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए एक अलग से उच्च न्यायालय होगा। उस हिसाब से तो दोस्तों मतलब हर एक राज्य 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो टोटल उच्च न्यायालय 36 होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में क्या है मतलब काफ़ी जो छोटे राज्य हैं उनका क्या है, 2 राज्यों को मिला के एक ही उच्च न्यायालय बना दिया है, या फिर जैसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उन 2 को मतलब 2 को मिला के उनका एक ही उच्च न्यायालय बना दिया है। तो उस हिसाब से भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है दोस्तों, कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? वर्तमान में 25। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना, चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने होते हैं? दोस्तों जो चुनाव आयोग होता है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने होते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये दे रखा है अपने को 2 आयुक्त, ऑप्शन बी दे रखा है 3 आयुक्त, ऑप्शन सी दे रखा है 1 आयुक्त और ऑप्शन डी दे रखा है 5 आयुक्त। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चुनाव आयोग है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। दोस्तों एक तो है ज्ञानेश कुमार जी और दूसरा कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा निर्वाचन आयुक्त है उसको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों आपको। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों अपना, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है उसे हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रिसाइन, निलंबन, महाभियोग या अभिशासन। तो दोस्तों इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभियोग। जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? मतलब जो दोस्तों राष्ट्रपति होता है
मतलब उसने कोई अपने पद का सही से निर्वहन नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई और कारण है और संसद चाहती है कि राष्ट्रपति को हटाया जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? महाभियोग। ठीक है दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? महाभियोग। सिंपल। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पीएम को कौन नियुक्त करता है? दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है भारत में, उसे कौन नियुक्त करता है? इसमें ऑप्शन ए रखा है संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पीएम को कौन नियुक्त करता है? दोस्तों पीएम को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों जो राज्यसभा होती है उसका सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए दे रखा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों जो राज्यसभा होती है उसका सभापति होता है, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 30 है अपना, संसद में बजट कौन पेश करता है? दोस्तों ये बता रहा है जो संसद होती है उसमें बजट कौन पेश करता है? ऑप्शन ये दे रखा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। दोस्तों जो बजट सत्र होता है उसमें जो बजट पेश करता है वो कौन करता है? वित्त मंत्री। दोस्तों आप सभी को पता होगा वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है दोस्तों, तो संसद में जो बजट पेश करेगा, आपने देखा होगा बजट मतलब जो केंद्र में बजट निर्मला सीतारमण जी पेश करती हैं। ठीक है, और वो क्या है वर्तमान में? वित्त मंत्री। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है अपना, सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या कितनी है? जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा है 31, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी है 33 प्लस सीजीआई, एक सीजीआई 33 जज और एक सीजीआई, और ऑप्शन डी दे रखा है अपने को 21। तो दोस्तों इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजों की संख्या है 33 और एक सीजीआई है। ठीक है दोस्तों आप सभी को बता दूं, पहले जो मतलब सीजीआई थे वो थे BR गवई, लेकिन आज ही मतलब एक नए सीजीआई ने शपथ ली है। मतलब वो उनका जो BR गवई थे उनका रिटायरमेंट हो गया और आज ही 53वें नए सीजीआई बने हैं। चलो दोस्तों, अगर आप करंट की थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो उसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ठीक है, और दोस्तों मतलब कमाल की बात, उन्होंने आज ही शपथ ग्रहण की है। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? दोस्तों जो आप सभी को पता है, अपन कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगती है, या कोई भी बेचते हैं तो उस पर जीएसटी लगती है। तो ये किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मिश्रित या कोई नहीं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। जो जीएसटी है वो किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं, बाकी मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं वो जीएसटी किसके पास जाती है? गवर्नमेंट के पास। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे जुड़ी है? दोस्तों जो न्यायपालिका होती है उसकी स्वतंत्रता किससे जुड़ी होती है? इसमें दे रखा है ऑप्शन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल न्यायपालिका से जुड़ी होती है। दोस्तों आप सभी को पता है भारत की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, ना ही विधायिका ना ही कार्यपालिका या फिर चुनाव आयोग कोई भी उस पर क्या है दबाव नहीं डाल सकता। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और निष्पक्ष होकर न्याय कर सकती है, इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, यूपीएससी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों जो यूपीएससी का सदस्य होता है मुख्य मतलब जो उसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 65 वर्ष और 60 वर्ष। तो दोस्तों
ये क्वेश्चन ऐसे है जो उसका मतलब अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है, जैसे जो अधिकतम आयु है कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। जो यूपीएससी का जो सदस्य होता है उसका अधिकतम कार्यकाल 65 वर्ष तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 35 है, एक देश एक चुनाव किससे संबंधित है? दोस्तों, एक देश और एक चुनाव ये किससे संबंधित है? चुनाव सुधार, शिक्षा नीति, विदेश नीति, जनगणना। जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव। एक देश एक एक ये किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से, मतलब चुनाव में सुधार करना चाहती हैं। ये चुनाव आयोग कहना चाहता है कि मतलब देश है तो एक ही बार चुनाव होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं ये जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें क्या है, सुधार करना चाहता है। आप सभी को पता होगा कि मतलब कभी कहीं चुनाव हो रहे हैं कभी कहीं, तो ये चाहते हैं कि भाई पूरे देश में एक ही चुनाव हो। अब ये पता नहीं क्यों चाहते हैं, या तो गड़बड़ करना चाहते हैं या फिर अब ये तो भाई चुनाव आयोग ही जाने, उसके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में नागरिकता किस भाग में है? दोस्तों, भारत में नागरिकता किस भाग में है? ऑप्शन ए दे रखा है भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नागरिकता है, आप सभी को पता होगा भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर जाके और मतलब आप अपने राज्य की नागरिकता बताओ। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं बाहर जाके मतलब कहीं विदेश गया हूँ और वो मेरे से पूछेंगे आप कहाँ से हो, तो मैं ऐसे नहीं बता सकता कि मैं राजस्थान से हूँ, क्योंकि मेरे पास केवल और केवल नागरिकता इकहरी नागरिकता है, वो भी भारत की है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा कहना पड़ेगा कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ। ठीक है, तो ये और ये नागरिकता किस भाग में दी गई है? भाग 2 में। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल कितना होता है? चलो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा पहले, जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो आप कहीं राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्ष बता दो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन दे रखा है अपने को 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी कोई निश्चित अवधि नहीं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा 5 वर्ष। बाकी जो राज्यपाल है उसकी कोई अवधि निश्चित नहीं है, मतलब कोई भी टाइम निश्चित नहीं है कि नहीं इतने समय के लिए आप राज्यपाल रहोगे। ठीक है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है अपना, कैबिनेट मिशन योजना कब आई? भारत में दोस्तों कैबिनेट मिशन जो योजना थी वो कब आई, या ऐसे कह सकते हो भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो इसमें ऑप्शन ये देखा है अपने को 1942 में, 1946 में, 1947 में, 1940 में। दोस्तों इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत में कब आया? 1946 में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सप्ताहों का पृथक्करण किसने दिया? दोस्तों, जो आप सभी को पता है कि सप्ताह में सभी की भागीदारी होती है, तो ये पृथक्करण किसने दिया? ऑप्शन ए दे रखा है अपने को रूसो, ऑप्शन बी दे रखा है मॉन्टेस्क्यू और ऑप्शन सी और डी कहाँ गायब हो गए भाई? चलिए वो अगले पेज में है शायद। ऑप्शन सी है प्लेटो और ऑप्शन डी है अरस्तु। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने से पूछ रहा है सप्ताहों का पृथक्करण ये किसने दिया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जी थे, उन्होंने क्या दिया? सप्ताहों का पृथक्करण जी मॉन्टेस्क्यू जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सर्वोच्च विधेयक कौन सा है? दोस्तों जो भारत में सर्वोच्च विधेयक है वो कौन सा है? दोस्तों इसमें है ऑप्शन ए बजट, ऑप्शन बी है धन विधेयक, ऑप्शन सी है संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है अविश्वास प्रस्ताव। तो दोस्तों ये पूछ रहा है जो सर्वोच्च विधेयक है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन। ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये क्या है? सर्वोच्च विधेयक है।
सबसे बड़ा विधेयक है, इससे बड़ा, क्योंकि आप सभी को पता है संविधान में भी जैसे मतलब जो संसद है उसे ऐसा लगता है कि नहीं कोई भी गलत है तो उसमें क्या कर सकती है, कोई भी कानून या कोई भी विधेयक गलत है तो उसमें क्या कर सकती है, वो संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या माना गया है, सर्वोच्च विधेयक। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों जो राज्य की विधानसभा होती है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसमें अपने को ऑप्शन ए दे रखा है 4 वर्ष, ऑप्शन बी दे रखा है 5 वर्ष, ऑप्शन सी दे रखा है 6 वर्ष और ऑप्शन डी दे रखा है 7 वर्ष। दोस्तों ये अपने से पूछ रहा है जो विधानसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, तो ऑप्शन बी अपना हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी 5 वर्ष। जो विधानसभा होती है राज्य की उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, न्यायिक पुनरावलोकन किसका अधिकार है। जो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन है वो किसका अधिकार है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और पीएम। दोस्तों इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो किसका अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है एनआईटीआई आयोग कब बना। दोस्तों ये पूछ रहा है जो एनआईटीआई आयोग है वो कब बना, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका ऑप्शन ए है 2015 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी है 2012 में और ऑप्शन डी है 2016 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एनआईटीआई आयोग है वो कब बना था, 2015 में। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, एनआईटीआई आयोग कब बना, 2015 में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ। दोस्तों जो आरटीआई एक्ट था वो कब लागू हुआ ये पूछ रहा है। ठीक है, इसके ऑप्शन अगले स्लाइड में चलेगा, चलो कोई बात नहीं। आरटीआई एक्ट का मतलब समझते हो दोस्तों, जो सूचना का अधिकार है वो कब लागू हुआ था। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है 2002 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2008 में, ऑप्शन डी 2010 में। तो दोस्तों जो आरटीआई एक्ट था वो कब बना था, ऑप्शन बी 2005 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 में। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है अपना मिनिमम एज एमपी बनने की। जो दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है एमपी सांसद, उसकी मिनिमम मतलब कम से कम कितनी एज होना अनिवार्य है। इसमें दे रखा है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एमपी बनने की जो मिनिमम एज है, न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, एमपी और एमएलए बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। यानी ऐसा नागरिक जो भारत का हो और मिनिमम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वही एमपी बन सकता है। ठीक है, एमपी का मतलब जो चुनाव है वो लड़ सकता है, मिनिमम 25 वर्ष का होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव कौन करता है, आम जनता, संसद या निर्वाचक मंडल या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल। दोस्तों कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जनता नहीं करती, बाकी राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, निर्वाचक मंडल। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का संविधान किसने लिखा। दोस्तों इसमें नाम दे रखे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे ऑप्शन में आ जाए कि संविधान सभा ने और फिर अम्बेडकर जी भी दे रखा हो तो इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर संविधान सभा माना जाएगा। लेकिन इसमें अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बाबू जगजीवन राम, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्बेडकर जी ने। और आप सभी को पता है जो संविधान है उसका जनक किसे माना जाता है, अम्बेडकर जी को। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि ऐसे नहीं कह सकते भाई अम्बेडकर जी ने लिखा था, उसके लिए अलग से रचयिता मतलब लिखने वाला अलग था, राइटर, और इन्होंने, हाँ ये ऐसे कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा भूमिका थी वो अम्बेडकर जी की थी। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में यही दे रखा है अपने को, तो अपन इसे ही करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हल करना होता है अपने को। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48,
क्वेश्चन नंबर 48 अपना लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जनता का शासन, राजा का शासन, धार्मिक शासन, सेना का शासन। दोस्तों इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। इसमें क्या है, लोकतंत्र में जनता की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। और राजा का शासन होता है उसे क्या कहेंगे, राजतंत्र, ठीक है। और ये है धार्मिक शासन, इसे धर्मतंत्र कहेंगे। और जो सेना का शासन होता है उसे सेनातंत्र कहेंगे, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का शासन, ठीक है। इसमें जो सर्वोच्च भूमिका होती है लोकतंत्र में वो किसकी होती है, जनता की, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति की घोषणा से कौन लागू। अरे यार ये टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं। जो राष्ट्रपति की घोषणा से मतलब कौन सा आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रपति मतलब किस आपातकाल की घोषणा करता है, तो राज्य आपातकाल की, या वित्तीय आपातकाल की, या राष्ट्रीय आपातकाल की, या उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो किस आपातकाल की घोषणा करता है, तो सभी जो आपातकाल हैं उनकी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। जैसे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो इसकी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। या फिर वित्तीय आपातकाल मतलब जो देश है वो आर्थिक रूप से संकट में है तो उसकी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। या फिर किसी भी राज्य में कोई आपातकाल लग गया तो उसकी भी घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब चारों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन भी यही है। भारतीय संविधान विश्व का बड़ा संविधान है। क्या ये ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन दे रखा है हाँ, नहीं, आंशिक, निश्चित नहीं। दोस्तों इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ। क्योंकि आप सभी को पता है भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है दोस्तों। आज हमारी 50 क्वेश्चनों की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो निचोड़ था वो हमने अच्छे से किया। और अगर आपको फिर भी जैसे कोई डाउट रह गया है या फिर कोई भी क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप एक काम कर सकते हो, इसी क्लास को 2x की स्पीड में देख सकते हो, जिससे क्या है मतलब रिवीजन भी हो जाएगा और क्लास भी क्या है अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।